रहता है? एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, आहार नाल में, इंटेस्टाइन में रहता है। होस्ट की बॉडी के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, उससे अपना ये भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ये हमने इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में समझा है। आज का जो टॉपिक है वह इनवर्टिब्रेट में एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है जिसे हम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं। ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट के रूप में रहता है, अर्थात अंतः परजीवी के रूप में रहता है। यह एस्किलोमेंथीज में इसे रखा गया है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे जो कि एस्किलोमेंथीज से रिलेटेड है, तो उसमें आप एस्किलोमेंथीज के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझ सकते हैं। अभी हम टॉपिक को शुरू करने से पहले एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन चाहेंगे कि एनिमल है वो कैसा होता है, इसकी क्या नेचर है। अगर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूं, बाकी आप अभी पिक्चर में देख पाएंगे, हमने कहा यह इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट होता है। अब इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट है तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ये इंटेस्टाइन में सर्वाइव कैसे करता है। हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो हम कहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो कि चिकन मटन होता है उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर ये एस्केरिस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाइव कैसे कर पाता है, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर क्यूटिकल की एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, सुरक्षात्मक आवरण होता है जो इसे मानव जैसे होस्ट यानी परपोषियों के डाइजेस्टिव जूस से इसको बचाता है। ये जो एनिमल्स होते हैं चूंकि इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा कि इसमें रेस्पिरेशन किस टाइप का होगा। इसमें रेस्पिरेशन एरोबिक होगा या एनएरोबिक। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एनिमल्स हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं और आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी इसमें अवायवीय एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहला हम काम करेंगे इसके, हम कहें आउटर स्ट्रक्चर को समझना या मॉर्फोलॉजी को समझना कि ये कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आइए इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लगभग हम कहेंगे वाइटिश और क्रीम कलर के होते हैं। पहले इसकी शेप की बात करते हैं कैसा दिखाई देता है। एस्केरिस के अंदर क्या होगा कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसकी मेल और फीमेल होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ साथ साथ में आप डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके साथ साथ में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को भी समझेंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का अर्थ हो गया, इसका नाम बता रहा है, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता, द्वि का मतलब दो होता है, रूप का मतलब होता है काया। ऐसे एनिमल्स जिनको बाह्य स्ट्रक्चर से, बाह्य आकारिकी से, आउटर अपीयरेंस और द मॉर्फोलॉजी से वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फीमेल एंड द मेल, सच कैरेक्टर इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और लैंगिक द्विरूपता। इन एनिमल्स में क्या होगा, मेल क्या होता है, छोटा होता है और फीमेल लंबी होती है। तो मैं लेबलिंग करते हुए चलते हैं, साथ साथ समझते रहते हैं। इनके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सबसे ऊपर की ओर यानी कि आगे की ओर कौन सी स्ट्रक्चर है, आगे और होता है माउथ। ये पहले मैं नाम लिख देता हूँ। ये वाली जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ये है फीमेल एस्केरिस है और ये वाली स्ट्रक्चर है किसकी है, ये है मेल एस्केरिस है। ये मादा है और नर है। साथ साथ में हम इसकी शक्ल को देखते चलें और डिफरेंस भी हम करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है, हमने कहा इसकी जो फीमेल है वह लंबी होती है एज कंपेयर टू द मेल। फीमेल की अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो लगभग हम कहेंगे 20 से 40 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ होती है फीमेल की। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल की एवरेज लेंथ होती है 15 से लेके 30 सेंटीमीटर तक। तो पहला तो हम उसके साइज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेल और फीमेल एस्केरिस में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड डिफरेंस देखिए आप, द फीमेल्स आर द स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधी है। इसकी फीमेल कैसी है, सीधी होती है, जबकि मेल क्या होता है, यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में हम कहेंगे मेल कैसा होता है, तो हम कहेंगे कर्व्ड होता है, नीचे से मुड़ा हुआ है, वक्रित संरचना पाई जाती है। तीसरा देखिए यहाँ पर एक और वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ रही है जिसका यहाँ पर लेबलिंग कर देते हैं,
ये वाले दो बना रखे हैं, इसे बोलते हैं पीनियल सिटी, इसे बोलते हैं पीनियल सिटी। ये नंबर्स कितने हैं इसके? 2 है। द पीनियल सिटीज आर ओनली फाउंड इन द मेल। अभी आप इसमें 3 सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के कैरेक्टर इजीली देख पा रहे हैं। कौन कौन सा? मैंने कहा कि द फीमेल्स ऑफ द एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडस इज द लॉन्ग एज कंपेयर टू द मेल। एंड अदर सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेल एस्करिस इज द कर्व्ड एट द टेल्स रीजन, जबकि ये मेल फीमेल क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। एंड द 2 पीनियल सिटी आर फाउंड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द मेल एस्करिस, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इन बाह्य संरचनाओं से हम समझ सकते हैं। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। फीमेल के आगे का जो पार्ट है, कितना पार्ट आगे का? मैं कहूंगा 1/3 जो पार्ट होता है, यानी यहां से लेके यहां तक का आगे का जो 1/3 पार्ट होता है, वहां पर एक और पोर होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गोनोपोर बोलते हैं, गोनोपोर बोलते हैं। या इस गोनोपोर को हम क्या बोल सकते हैं? हम इसे जेनाइटल एपर्चर भी कह सकते हैं, जेनाइटल एपर्चर बोलते हैं। गोनोपोर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, लेकिन इसके हम पोस्टीरियर एंड पे कहें, यहाँ पर एक और पोर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? एनस ऑफ फीमेल एस्करिस। ये वाला पोर एनस होता है, ये वाला क्या होता है? गोनोपोर होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मेल में मैं क्या लिख रहा हूँ? एक नई टर्म डाल रहा हूँ जिसे लिख रहा हूँ क्लोएका, क्लोएकल एपर्चर। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोएका, या हम इसको क्लोएकल एपर्चर कहते हैं। अब दिमाग में ये आना चाहिए, तो व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द क्लोएकल एपर्चर एंड द एनस? एनस इज ए ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे आहार नाल का अंतिम सिरा जिससे फिकल मटेरियल को उत्सर्जित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। एंड इन द फीमेल देयर इज 2 डिफरेंट ओपनिंग फॉर द रिलीज ऑफ फिकल मटेरियल फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, एंड अदर पोर इज द गोनोपोर। गोनोपोर एंड एनस आर 2 डिफरेंट पोर्स। लेकिन मेल की बात करेंगे, एक कॉमन ओपनिंग है जो कि रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है और एलिमेंट्री कैनाल से एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेशन करता है। तो दोनों का जो कॉमन जो पोर होता है उसको हम बोलते हैं क्लोएका बोलते हैं, एनस नहीं कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवस्कर। कोर्डेट्स के अंदर हम बात करें तो फ्रॉग में आपने पढ़ा हुआ है, फ्रॉग में एनस नहीं होता है, क्लोएकल एपर्चर होता है। वो कॉमन ओपनिंग जिसे हम कहेंगे फ्रॉग में यूरिन निकलता है, उससे एलिमेंट्री कैनाल के एक्सटीरियर मटेरियल निकलता है और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ओवम और स्पर्म भी कॉमन ओपनिंग होती है क्लोएका। तो यहाँ पे ये क्लोएकल एपर्चर इसलिए नाम रखा गया है, और इसमें एनस क्यों नाम लिखा गया है इसका रीज़न ये है, ध्यान से समझते रहिएगा। अब एक और देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात कर देता हूँ। ये मैंने कहा इसका कलर कैसा होता है, ये जो एस्करिस होते हैं इनके कलर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार के लिए। कलर इसका होता है वाइटिश क्रीम कलर होता है, वाइटिश क्रीम कलर इसका होता है, ऐसे ये दिखाई देते हैं। थोड़ा सा पिंक कलर की शेडिंग भी होती है। इसकी बॉडी में देखेंगे तो कुछ आपको लाइनिंग दिखाई देगी, जैसे यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिखाई देगी पूरी लेंथ के अंदर, एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड में क्या होगी? लाइंस होगी, लाइंस। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, यहाँ पर इसकी बॉडी में क्या दिखाई दे रहा है? 4 रेखाएं दिखाई देती है। ये 4 लाइनिंग है, किस किस को रिप्रेजेंट करती है? एक डोर्सल में होती है, दूसरी वेंट्रल में, और 2 होती है लेटरल में। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ। मैंने कहा एक लाइन तो कहाँ होगी? डोर्सल साइड में होगी। 2 लाइनें कहाँ होगी? वो होगी लेटरल साइड में होगी, और एक जो लाइनिंग है वो कहाँ होगी? वो है वेंट्रल साइड के अंदर होती है। ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, स्ट्रेट लाइनिंग है बॉडी के एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट की ओर। ये जो डोर्सल लाइनिंग है ये किसके लिए है? ये है नर्व कोड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये नर्व
कोड को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली वेंट्रल में है, ये भी किसको कर रही है, नर्व कोड को रिप्रेजेंट कर रही है। जबकि लेटरल दो हैं वो एक्सक्रीटरी लाइनिंग्स है। ये क्या है, एक्सक्रीटरी कैनाल, ये किसको दर्शा रही है, एक्सक्रीटरी कैनाल को दर्शाती है। ये हमें विशेष बात ध्यान रखना है। अभी और डिटेलिंग में जाएंगे, स्ट्रक्चर को समझते हुए जाना है। मैं अभी क्या करूं, इसके पोस्टीरियर एंड को बना रहा हूं, यह वाला इसका पोस्टीरियर एंड। देखिए पोस्टीरियर एंड को हम यहां पर बना लेते हैं लेबलिंग को। यहाँ पे इसका क्या कर रहे हैं, पोस्टीरियर यानी कि टेल रीजन है, उसको देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा एस्केरिज नहीं बना रहा हूँ। ये वाला है इसका पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड पर क्या होता है, हमने कहा फीमेल होगी तो एनस होगा और मेल होगा तो क्या होगा, क्लोएका होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बना दिया है, क्लोएकल ओपनिंग बना दी है। इस क्लोएका के आगे और पीछे कुछ पेपिला होते हैं, आगे की तरफ यानी कि यहाँ पे ऐसे 2 रोज में पेपिला होते हैं, और इसकी हम कहें बैक साइड के अंदर भी पेपिला होते हैं, यहाँ पर भी पेपिला होते हैं। ये पहले वाले पेपिला है, ये बाद वाले पेपिला है। पहले वालों को बोलते हैं प्री एनल पेपिला, बाद वालों को कहते हैं पोस्ट एनल पेपिला। नाम लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हम कहेंगे प्री एनल पेपिला, और ये लगभग कितने हैं, 50 होते हैं, 50 पेयर्स है। और इनको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे पोस्ट एनल पेपिला या पेपिली कहते हैं। ये कितने होंगे, ये होते हैं 5 पेयर्स होते हैं। जबकि हम कहेंगे प्री एनल पेपिला क्या है, 50 पेयर्स है, 50 पेयर्स है दोनों तरफ से, 2 रो के अंदर बने हुए, और ये क्या कहलाते हैं, पोस्ट एनल पेपिला है। एस्केरिज वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कहेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। हमने कहा अगर मैं हैबिटाट की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके हैबिटाट को, और उसको आपको समझना है कि बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं हैबिटाट। हैबिटाट के लिए मैंने बताया कि ये कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं हम कहेंगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कोई पूछ ले कहाँ रहते हैं तो हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। और ये भी कुछ कह दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ रहते हैं तो इनकी फेवरेट जो जगह है वो है जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, और बॉडी में अगर कहें फेवरेबल की साइड कौन सी है वो होती है इनकी जेजुनम साइड होती है, वहाँ पर भी रहते हैं। तो हम ये कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है ये रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं फूड की बात, कहाँ से खाएंगे, ये कहाँ रहते हैं। हमने कहा एस्केरिज रहता है एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, आहार नाल में, इंटेस्टाइन में रहता है। इंटेस्टाइन में तो ऑलरेडी सेमी डाइजेस्टेड फूड रहता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो होस्ट है यानी कि मानव है, मानव जब भोजन करेगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है। तो उसी सेमी डाइजेस्टेड फूड को ये डायरेक्टली खा लेते हैं, ये इसकी नेचर का पार्ट है। क्या सेमी डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको ये खा लेता है। कहाँ से खाता है, होस्ट की बॉडी के अंदर सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, उससे अपना ये भोजन प्राप्त कर लेता है। अगर ये हमारे शरीर में ज़्यादा बन जाते हैं जब ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, और ये ज़्यादा रह जाएंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे इंटेस्टाइन का क्या करेंगे, ब्लॉकेज कर देंगे, पूरा भर जाएंगे। जब इनकी पॉपुलेशन इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगी तो इंटेस्टाइन के अंदर ब्लॉकेज बन जाएंगे, बहुत सारे एस्केरी फंस जाएंगे। अभी आप इसमें पिक्चर में यहाँ पर देख पाएंगे। इंटेस्टाइन में जब ब्लॉकेज हो गया तो होस्ट के अंदर क्या होगा, पहली बात होस्ट ने जो भोजन खाया है खुद के लिए खाया था, ये एस्केरिस उस भोजन को खा जाएंगे तो शरीर में क्या होगा, भोजन की कमी हो जाएगी, मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा। ये भी इसका साइड इफेक्ट आता है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी होस्ट के अंदर, बड़ी समस्याएं आ रही है। इसकी शेप की बात करें, इसकी बॉडी की जो शेप है तो हम कहेंगे इसकी शेप कैसी होती है, हमने कहा ये सिलिंड्रिकल होता है। इसकी शेप कैसी है, सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है। हम ये कहते हैं ये फ्यूजीफॉर्म होता है, फ्यूजीफॉर्म। और आपके दिमाग में आएगा फ्यूजीफॉर्म का मतलब क्या है, दोनों सिरे इसके पॉइंटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। इसके पॉइंटेड क्या है,
बोथ एंड्स, इसके जो बोथ एंड्स हैं वो कैसे हैं, पॉइंटेड सिरे होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ये फ्यूजिफॉर्म होता है। तो ये हमने इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में समझा है। अभी और डिटेलिंग को समझते हैं। इसके देखते हैं कि माउथ पार्ट है, बॉडी का एंटीरियर पार्ट कैसे दिखाई देता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, एस्केरिस होता है, इलोंगेटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके शरीर के आगे के पार्ट को अगर हम जूम करके देखना चाहें तो ये हमें कैसे दिखाई देता है। इसका एंटीरियर पार्ट को आप देखोगे, इस टिप वाले पार्ट को, तो ये आपको ऐसा गोलाकार दिखाई देगा, सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। यानी ये मान लेते हैं एस्केरिस है, तो इसका जो टॉप का पार्ट है यानी यहाँ वाला, इस टॉप का पार्ट कैसा है, सर्कुलर दिखाई देता है। और इसमें 3 होते हैं, लिप्स होते हैं, लिप्स 3 होते हैं। देखिए मैं जहाँ जहाँ बना रहा हूँ, आपको डायग्राम को ड्रॉ करना भी सीखना है, केवल टॉपिक को नहीं समझना है। एक ये वाला लिप हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड और थर्ड ये क्या होते हैं, इसमें लिप्स होते हैं। और डायग्राम बनाने का मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोसीजर आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर विदाउट डायग्राम आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो साथ साथ में आप देख लें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वाइट बना देता हूँ, उससे क्या होता है कि डायग्राम में शाइनिंग आने लग जाती है और आप एग्ज़ाम में भी इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये पोजीशन के अकॉर्डिंग देखो, हम पोजीशन क्या कहते हैं, इस साइड को हम कहते हैं डोर्सल कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल कहते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, लेटरल साइड बोलते हैं। तो ये वाला जो लिप है वो कहाँ पर है, ये डोर्सल साइड में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोल देंगे डोर्सल लिप। और कहते हैं कितने होते हैं, तो हमने कहा एक होता है डोर्सल लिप। इन दोनों की बात करो, ये कहाँ पर है, ये वेंट्रल में भी नहीं है और प्योरली लेटरल में नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेंट्रोलेटरल लिप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रो और लेटरल दोनों साइड के बीच में है, तो इसलिए हम कहेंगे वेंट्रोलेटरल लिप होते हैं। और कितने होते हैं, 2 होते हैं। और माउथ की ओपनिंग कहाँ रहती है, माउथ की ओपनिंग रहती है यहाँ पर सेंटर में रहती है। उसके अलावा हम इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पे 2 पेपिला होते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल पेपिला। इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डबल पेपिला। यहाँ पे होते हैं डबल पेपिला होते हैं। ओके, और यहाँ पर डबल पेपिला होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं, पेपिला होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं, पेपिला होते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर में, यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, उसे बोलते हैं एम्फिड्स बोलते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, एम्फिड्स है, नाम लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं एम्फिड्स कहते हैं। ये है एम्फिड्स। डबल पेपिला होता है, इसे हम बोलते हैं टेंगो रिसेप्टर्स बोलते हैं, टेंगो रिसेप्टर्स कहते हैं। और टेंगो रिसेप्टर से वो क्या काम करते हैं, टेंगो रिसेप्टर का अर्थ काम होता है प्रेशर को डिटेक्ट करना, बॉडी का जो प्रेशर है उसको डिटेक्ट करने का काम होता है, टेंगो रिसेप्टर्स का काम होता है। जबकि एफिड्स होते हैं ये ऑल्फैक्शन का काम करते हैं, ऑल्फैक्शन का काम करते हैं। उसके अलावा हम कहेंगे किसी भोजन को ये जिसको खाता है उसको टेस्ट करने का काम भी है, कौन करता है, एम्फिड्स कहते हैं। स्मेल के बारे में भी जो इसको नॉलेज होता है वो किससे होती है, एम्फिड्स के द्वारा होता है। तो ये एस्केरिस के क्या है, लिप के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अभी हम शुरू करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। तो अभी टॉपिक को बनाते रहें, ध्यान से देखें। अभी आए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है जी। तो अभी हम समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने बताया कि जो एडल्ट एस्केरिस होते हैं वह ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो वहीं से हम इसके जीवन चक्र को शुरू करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में जब मेल और फीमेल रहते हैं तो कोपुलेशन करके कैसे एग प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है।
तो हमारी लाइफ साइकिल इसकी शुरुआत हम शुरू करेंगे इंटेस्टाइन से और बाद में उसका कंप्लीशन भी कहाँ होगा, इंटेस्टाइन पर ही होगा। तो देखिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटेस्टाइन में क्या काम हो रहा है? ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मानव की आंतों के अंदर ही यह अपने जीवन चक्र की शुरुआत करता है। तो हम वहीं से पर ले रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन से इसमें कैसे कैसे काम होता है। मैंने अभी बताया कि मेल और फीमेल ये यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है, यानी कि इन जंतुओं के अंदर क्या है, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम डायोईसियस भी कहते हैं, डायोईसियस कहते हैं। ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार समझाया है। यहाँ पर देखिए ये साइन होता है फीमेल का, ये साइन होता है मेल का। डायोईसियस, डाई का मतलब होता है दो। अगर नर और मादा जननांग यानी कि टेस्टिस और ओवरी दो डिफरेंट एनिमल्स में हो तो उसको बोलते हैं डायोईसियस। दो एनिमल्स में अलग अलग में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायोईसियस हुआ। इसको मोनोसेक्सुअल कहते हैं, डाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं, हम कहेंगे मोनोसेक्सुअल भी कहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल हो गया, इसकी एक की बॉडी में एक ही सेक्स होता है इसलिए मोनोसेक्सुअल हो गया। मोनो मैंने एक शरीर में, हम कहेंगे एक शरीर में एक ही सेक्स ऑर्गन है तो मोनोसेक्सुअल। हमने कहा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो अलग अलग बॉडी में है इसलिए नाम होगा डायोईसियस कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक लिंगी जंतु होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के अंदर कॉपुलेशन करेंगे, प्रजनन करेंगे और प्रजनन करने के बाद में क्या उत्पन्न करेंगे, कौन सी संरचनाएं रिप्रोडक्शन से जनरेट होगी, वो होंगे इनके एग्स। तो अभी हमें देखना है इनके एग्स कैसे होते हैं, समझते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका एग है वो लगभग इस आकृति का होता है, जैसा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ लगभग इस आकृति का होता है। थ्योरी के एग्जाम में जब आप आंसर लिखोगे तो आपको एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो आप दोनों प्रोसीजर को समझेंगे। यहाँ पे टॉपिक को तो समझना ही है और उसके साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका भी समझना है। ये इसके बाहर की ओर एक सेल होता है और ये यहाँ पर क्या आ गया है, एक जाइगोट बन गया है। ये है इसका जाइगोट। जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। यानी कि ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, ठीक है। और अंदर कौन सी स्टेज है, ये है अंदर की स्टेज है, जाइगोट है, जिसको हम युग्मनज बोलते हैं। वे अंडे जिनका निषेचन होगा, जिनका फर्टिलाइजेशन होगा, उनसे जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट क्या करेगा, नए एनिमल्स को डेवलप करेगा। और जिनका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, जो अनफर्टिलाइज्ड रह गए हैं, वो धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। यहाँ पर जाइगोट बन गए। अब देखो थोड़ा टेक्निकली समझो, रट्टा नहीं मारना आपको। हमेशा कोई भी एनिमल हो, जब उसका कभी भी रिप्रोडक्शन होता है, जब किसी भी एनिमल का रिप्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग द हम कहेंगे ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, विकास के दौरान क्या होगा, विदलन विभाजन होते हैं। आप जानते हैं जाइगोट में होने वाले विभाजनों को, डिविजन्स को क्लीवेज बोलते हैं। तो इन एनिमल्स में भी क्या होगा, क्लीवेज डिवीजन होगा। तो जाइगोट है वह एक कोशिकीय से, यूनिसेलुलर से क्या बन जाएगा, ये एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर बन जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखें, ऐसे हम क्या बनाएंगे, एक सेल को बनाएंगे। उस सेल के अंदर मैंने कहा पहले होगा सेल डिवीज़न, ये हुआ सेल डिवीज़न जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। यहाँ पे ये सेल डिवीज़न है, जाइगोट में होने वाले सेल डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। और इसके क्लीवेज के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा क्लीवेज होता है, तो हम कहेंगे इसमें नाम को देखो, डिटरमिनेटिव क्लीवेज होता है। डिटरमिनेटिव क्लीवेज, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि डिटरमिनेटिव क्लीवेज का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिए, हिंदी में कहते हैं निर्धारी विदलन। अगर क्लीवेज से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं का भाग्य, फैट, प्री डिटरमाइंड हो, पहले से निर्धारित हो, तो ऐसे विभाजन को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेटिव क्लीवेज कहते हैं। ये मोज़ेक डेवलपमेंट को दिखाता है। फ्रॉग में भी मोज़ेक डेवलपमेंट होता है। अगर एम्ब्रियो की प्रत्येक कोशिका का भाग्य पहले से निर्धारित हो, उसे हम डिटरमिनेटिव क्लीवेज कहते हैं। ऐसी अवस्था में अगर इन दो कोशिकाओं में से एक सेल को अगर डैमेज कर दें तो कंप्लीट एम्ब्रियो का विकास नहीं होता है। कह दें इसमें क्लीवेज का पैटर्न कौन सा है, तो हम कहेंगे इसमें स्पाइरल
इसमें स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न होता है। विदलन का प्रारूप क्या होता है, हम कहेंगे स्पाइरल होता है। अब स्पाइरल क्लीवेज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा वरना डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक शुरू हो जाएगा। इतना सा बताऊंगा, आपने पढ़ा हुआ है एनिमल्स में रेडियल क्लीवेज पैटर्न होता है, बाईलेटरल क्लीवेज पैटर्न होता है, बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न होता है, उन्हीं में से एक आता है स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब जब ऐसे क्लीवेज डिवीजन चलते रहेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्लीवेज डिवीजन चलते रहेंगे तो ये एम्ब्रियो में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन में देखिए बार बार इसके सेल की जो स्ट्रक्चर है वो तो हम रिपीटेशन में ही बनाते हुए जा रहे हैं। ऐसे सेल की स्ट्रक्चर को अंदर क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ गई है, ये बन गया, अभी बहुत सारी सेल्स बन गई है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, 16 सेल्स आ गई है, इसको मैंने नाम रख दिया है 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में 16 कोशिकाएं हो गई है, इसलिए हम इसका नाम भी रख देते हैं 16 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो। या सरल भाषा में कहूँ तो ये इसका क्या है, ये है इसका ब्लास्टुला। आप जानते हैं कि निषेचन से बनने वाली डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में जब मल्टीपल सेल डिवीजन होते हैं, क्लीवेज डिवीजन, तो एक मल्टी सेलुलर होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। अब इसी ब्लास्टुला से क्या होगा, किसका डेवलपमेंट होगा, इस ब्लास्टुला से डेवलपमेंट होगा लार्वा का डेवलपमेंट होगा इसी सेल के अंदर। अभी और इस डायग्राम को मैं आगे बढ़ाता हुआ चलता हूँ और आप समझते जाइएगा, जल्दबाजी नहीं करना। अब क्या होगा, इसी एम्ब्रियोनेटेड एग से क्या होगा, अब देखते हैं डेवलपमेंट के दौरान लार्वा अवस्था का डेवलपमेंट हो जाता है। अगेन देखिए डायग्राम बनाने का तरीका जैसा मैं भी आपको बताता जा रहा था, सबसे बाहर की ओर इसमें क्या होते हैं, सेल होते हैं। इन डायग्राम्स को जब आप धीरे धीरे स्मूथली देखेंगे तो क्या होगा, आपको पूरा लाइफ साइकिल इसका याद हो जाएगा। और मैंने कहा इसके अंदर किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, अंदर बन जाएगा एक लार्वा का विकास हो जाएगा। ये है इसका लार्वा। इस तरीके से इसमें किसका डेवलपमेंट हो गया है, लार्वल स्टेज, ये बन गया है इसका लार्वा। इस लार्वा का नाम क्या है, रेब्डिटाइड लार्वा कहते हैं। इसके लार्वा को क्या कहते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं, नीचे मैं नाम लिख देता हूँ, देखें आप, रेब्डिफॉर्म लार्वा कहते हैं। ये लार्वा है, रेब्डिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। ये अभी इन्फेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर मैं देखिए इसके नीचे नाम लिख देता हूँ कि यह कैसी स्टेज है, यह एक नॉन इन्फेक्टिव स्टेज होती है। नॉन इन्फेक्टिव है, इससे किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पैक्ड है। किसमें पैक्ड है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेल ये पैक्ड है, इस कवच के अंदर पैक्ड है, और ये कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब इस नॉन इन्फेक्टिव स्टेज से क्या बनेगा, इन्फेक्टिव लार्वा का विकास होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखें आप, एक प्रोसीजर जिसका नाम रखा हमने मोल्टिंग, मैं अभी आपको समझा दूंगा ये मोल्टिंग क्या होती है। तो दोबारा पहले मैं बना लेता हूँ, जैसा बार बार हमने बनाया है, ये डबल लेयर्ड हमने बना दिया है, और इसके ऊपर मैंने बताया आपको ये क्या है, यह है इसका सेल बना हुआ है, यानी कि कवच बना हुआ है। और इस कवच के अंदर क्या है, इस कवच के अंदर बना हुआ है इसका लार्वा, ये आ गया लार्वा, समझ गए। और ये जो लार्वा है ये है इन्फेक्टिव स्टेज बन गई है। अब ये इन्फेक्टिव स्टेज है, और किसका इन्फेक्शन होगा, इसके द्वारा ह्यूमन बीइंग का इन्फेक्शन हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग। एम्ब्रियोनेटेड, हम इसको बोल रहे हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। और एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ह्यूमन बीइंग का एस्केरिस से एक्सपोजर कैसे होगा, मानव के लिए एस्केरिस की इन्फेक्टिव स्टेज, संक्रामक अवस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे वो इन्फेक्टिव स्टेज, वो रेब्डिफॉर्म लार्वा जिसका फर्स्ट मोल्टिंग हो चुका है। यहाँ पर मैंने कहा इस प्रोसीजर का नाम क्या रखा है, हमने रखा है मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये है फर्स्ट मोल्टिंग। हिंदी में कहते हैं निर्मोचन।
अगर एग्जाम में पूछे हैं मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, आप ये लिखेंगे कि ये जो एस्केरिज होता है उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर इसको प्रोटेक्शन देती है। अब ये क्यूटिकल की मजबूत लेयर है, स्ट्रॉन्ग लेयर है, इसलिए इसके अंदर, इस क्यूटिकल के अंदर जो एनिमल है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वृद्धि नहीं कर पाएगा। इस एनिमल को वृद्धि करने के लिए, इस लार्वा को वृद्धि करने के लिए अपने ऊपर के सुरक्षात्मक आवरण को तोड़ना जरूरी है। तो क्यूटिकल की जो लेयर है वो टूट जाएगी, हम कहेंगे शेडिंग हो जाएगी, शेडिंग ऑफ द क्यूटिकल, इसी को बोलते हैं निर्मोचन या मोल्टिंग कहते हैं। फिर मोल्टिंग के बाद में नया लार्वा बनेगा, वो थोड़ा और बड़ा होगा, जो मोर डेवलप्ड होगा, नॉन इन्फेक्टिव से इन्फेक्टिव हो जाएगा, फिर उसके ऊपर क्यूटिकल आ जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। तो पहला प्रश्न तो आता है कि मोल्टिंग क्या चीज़ होती है, निर्मोचन किसे कहते हैं? अभी मैंने बोल के बताया, वो आप बताएंगे। साथ में ये पूछ लेते हैं कि एस्केरिज के लाइफ साइकिल में टोटल मोल्टिंग कितनी होती है, तो हम कहेंगे 4 मोल्टिंग होती है। तीसरा प्रश्न हमें ये पूछें कि एस्केरिज के जीवन चक्र में फर्स्ट मोल्टिंग कहाँ होती है, तो हम देखो कहाँ होती है, ये अंडे के अंदर ही हो रही है फर्स्ट मोल्टिंग है, अंडे के अंदर हो रही है फर्स्ट मोल्टिंग है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को समझ गए बात को। अब ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग के लिए, अब ये स्टेज क्या करेगी, मानव के मल द्वार से ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स डाल देता हूँ, इसी डायग्राम को अपने आगे बढ़ाते रहते हैं और मैं इसी डायग्राम को आगे की तरफ थोड़ा घुमा देता हूँ। देखो, अब ये जो स्टेज है इसको क्या करेगा, मानव के शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलीज्ड, देखिए क्या लिख रहा हूँ, रिलीज्ड फ्रॉम होस्ट। ठीक है, और इसका इन्फेक्शन नेक्स्ट के अंदर कहाँ से हो जाएगा, इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसके अंदर। अब ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है वो पानी के अंदर है, पानी है वो संक्रमित है, फूड है सब्जियां आदि है, फ्रूट्स है वो कंटामिनेटेड हो गए। अगर हम उन सब्जियों और पानी को शरीर में लेंगे तो नए मानव के शरीर के अंदर जाके ये इन्फेक्शन फैला देगा। इसलिए हमने कहा इन्फेक्टिव स्टेज तो कौन सी होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है। और कौन सा एम्ब्रियोनेटेड एग, तो हम कहेंगे सेकेंड स्टेज का लार्वा। ये फर्स्ट स्टेज का लार्वा था जो कि संक्रामक नहीं था, ये सेकंड स्टेज का लार्वा है जो कि संक्रामक अवस्था के अंदर पाया जाता है। ये जैसे ही क्या करेगा, कोई आदमी पानी पिएगा तो पानी कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये पानी और भोजन के साथ में परपोषी की इंटेस्टाइन में चला जाएगा, नए रोगी में संक्रमण हो जाएगा। अब कोई पूछ ले कि एस्केरिस का कंटामिनेशन कैसे रोकें, एस्केरियोसिस बीमारी से कैसे बचें, तो ये आपके सामने है। आपको पानी को ध्यान रखना है, गर्म करके पीना है, साफ़ सुथरा पानी पीना है, भोजन है वो संक्रामक नहीं होना चाहिए, सब्जियां संक्रामक ना हो, फ्रूट संक्रामक ना हो। तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, आप अंडरस्टूड बात है कि इसका संक्रमण कहाँ से होता है। अब देखिए यहाँ पे इसी डायग्राम को मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर लाइफ साइकिल है, तो साइकिल की तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ये होस्ट के शरीर में पहुँच गया होस्ट के शरीर में। तो होस्ट के शरीर में कहाँ पहुँच गया, हमने के होस्ट के शरीर में ये इंटेस्टाइन में पहुँच गया है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में पहुँच गया है। ये हो गई होस्ट की इंटेस्टाइन। समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, वास्तव में इंटेस्टाइन इतनी बड़ी थोड़ी होगी। तो ये एम्ब्रियोनेटेड जो एग है कहाँ पर आ गया, देखो आगे डायग्राम बनाने का तरीका आप समझें। ये हो गया एम्ब्रियोनेटेड एग, और इसके ऊपर मैंने बताया था क्या होता है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव सेल होता है, प्रोटेक्टिव सेल होता है। और इस प्रोटेक्टिव सेल में क्या है, हमने कहा लार्वा है। कौन सा लार्वा है, हमने कहा रेबडीफॉर्म लार्वा है। नाम मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है एम्ब्रियोनेटेड एग है, ये है एम्ब्रियोनेटेड एग है। और इस एग में क्या क्या है, यहाँ पर देखो सबसे बाहर की ओर क्या है, इसमें सेल है, कवच है, और कवच के अंदर क्या है, कवच के अंदर है रेबडीफॉर्म लार्वा। रेबडीफॉर्म लार्वा है। इंटेस्टाइन के एंजाइम के इफेक्ट से, ये जो इंटेस्टाइन है इसके एंजाइम के इफेक्ट से क्या होने वाला है वो समझो। ये प्रोटेक्टिव सेल टूट जाएगा और लार्वा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा।
समझ गए बात को। ये लार्वा हो गया है, फ्री हो गया है, क्योंकि इंटेस्टाइन के एंजाइम्स से इस सेल को डैमेज कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, आप समझिएगा। ये जो सेल है, सेल वो क्या हो गया है, टूट गया है, डैमेज्ड हो गया है। ये सेल टूट गया, कवच टूट गया है। लार्वा क्या हो गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये लार्वा हो गया अब फ्री। लार्वा क्या हो गया, फ्री हो गया है। अब ये लार्वा क्या करेगा, लार्वा ऐसे मोमेंट करेगा, थ्रेसिंग मोमेंट। लार्वा मोमेंट करेगा, थ्रेसिंग मोमेंट कहते हैं, और इंटेस्टाइन की दीवार के अंदर एंट्री कर जाएगा। इंटेस्टाइन की दीवार में छेद कर देगा और ब्लड में एंट्री कर जाएगा, और ब्लड में एंट्री करके कहाँ पहुँचेगा, लीवर में पहुँचेगा। ध्यान से सुनिए, ये क्या करेगा लार्वा, थ्रेसिंग मोमेंट। थ्रेसिंग मोमेंट करेगा, इंटेस्टाइन की दीवार में छेद बना देगा, ड्रिलिंग कर देगा, और इंटेस्टाइन की दीवार में एंट्री करके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, रक्त की धारा में, और वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यकृत में, लीवर में पहुँच जाएगा। अब देखो, अब इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हुआ चलता हूँ, और उन्हीं बातों को आप समझते हुए चलिएगा। मैंने कहा लार्वा क्या करेगा, लार्वा करेगा थ्रेसिंग मोमेंट। ये वाला लार्वा क्या करेगा, थ्रेसिंग मोमेंट करेगा, इंटेस्टाइन की दीवार में एंट्री कर जाएगा, इंटेस्टाइन की दीवार में एंट्री कर जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम रक्त के प्रवाह के साथ बहता हुआ हिपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जाएगा। अब ये मैं एक सरल सा एकदम ऐसे एक बार चित्र बना देता हूँ। सिंबॉलिक रूप से मैंने ये लीवर बनाया है। ये है लीवर हो गया, और लीवर के साथ में ब्लड लाने वाला सिस्टम क्या कहलाता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये वाला, ये क्या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। ये लार्वा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ये लार्वा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में चला जाएगा, रक्त में, और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से कहाँ पहुँच जाएगा, लीवर में पहुँच जाएगा। लीवर से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में पहुँच जाएगा, हृदय में, और वहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, हृदय के बाद फेफड़ों में। तो यहाँ पर देखें, इसी डायग्राम को मैं आगे बढ़ाता रहता हूँ। मैंने कहा लीवर में जाएगा, लीवर के बाद में ये कहाँ पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है लार्वा हमारे हृदय के अंदर, मानव के हृदय में। ठीक है, ये हमने एक सिंबॉलिक हार्ट बना दिया है, और फिर हृदय से यह कहाँ माइग्रेशन कर जाएगा, ये माइग्रेशन कर जाएगा फेफड़ों में। तो यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक तरीके से फेफड़ा बना देता हूँ। दो फेफड़ा नहीं बना रहा हूँ, एक ही फेफड़ा बना रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें आपको केवल समझाना है, फिजियोलॉजी फेफड़े की स्ट्रक्चर को नहीं समझाना है। तो यहाँ पे हमने कहा ये क्या है, ये है लंग्स है, ये एक फेफड़ा है, और ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, हार्ट है। ये हो गया हार्ट, और ये हो गया लंग्स है, यहाँ पहुँच गया। ऐसे माइग्रेशन करता हुआ जा रहा है, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स में पहुँच गया। लंग्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। लंग्स में ये 6 से 7 दिन तक स्टे करेगा। यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, लंग्स में कितने दिन रहेगा, 6 से 7 दिन तक स्टे करेगा। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है लंग्स के अंदर, ये देखो, इसमें सेकंड और थर्ड माउल्टिंग होती है, सेकंड एंड थर्ड माउल्टिंग होती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एस्केरिस के जीवन में मोल्टिंग कितनी होती है, हमने कहा 4। पहली मोल्टिंग कहाँ होती है, तो हमने कहा पहली मोल्टिंग होती है अंडे के अंदर, और सेकंड और थर्ड मोल्टिंग कहाँ होती है, तो हम कहेंगे लंग्स के अंदर होती है। समझ के बाद इससे जो लार्वा बनेगा वो क्या करेगा, इससे जो बनेगा लार्वा जो डेवलप हो रहा है, हाईली डेवलप्ड लार्वा, ये हाईली डेवलप्ड लार्वा क्या करेगा, ये लंग्स के एयर सैक को डैमेज करेगा, लंग के एयर सैक को डैमेज करेगा, श्वास नलिका ट्रेकिया से होता हुआ देन अगेन एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री कर जाएगा। अभी बताते हैं।
हाँ, अब ये यहाँ से लार्वा क्या करेगा, देखो मैं यहाँ पर एरो का निशान लगाते रहता हूँ। लंग्स में था और लंग्स के से कहाँ पहुँच गया है, ये पहुँच गया ट्रेकिया में। जो बोल रहा हूँ उसको भी समझना है। ट्रेकिया में कहाँ से गया, एल्वेलर सैक को डैमेज करके, वायु कुप्पिकाओं को डैमेज करके ट्रेकिया में पहुँच गया। और ट्रेकिया का मतलब क्या होता है, श्वास नलिका। फिर श्वास नलिका से यह हमारे कहाँ आ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा। फेरिंग्स आप जानते हैं वो एक कॉमन रास्ता है, फेरिंग्स, जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में कॉमन जुड़ा रहता है यहाँ पे फेरिंग्स में। और फेरिंग्स से कहाँ एंट्री कर जाएगा, वापस देखो कहाँ चला गया है, ये एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इंटेस्टाइन में ये प्रवेश इसने कर लिया है। यहाँ से निकलता हुआ एलिमेंट्री कैनाल में पहुँच जाएगा। इस तरीके से इसका जीवन चक्र पूरा होता है। अभी आपको क्या करना है, जैसे जैसे जो चीज़ें मैंने डायग्राम में बनाई हैं उन्हीं बातों को स्टेप बाय स्टेप है आप लिखते जाएंगे और एग्जाम में काम होता रहेगा। यह ह्यूमन बीइंग जो कि परपोषी का काम करता है, ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन में नर और मादा एस्केरिज निवास करते हैं। नर और मादा एस्केरिज निवास करते हैं। ये कॉपुलेशन कहाँ करते हैं, इंटेस्टाइन में। हर पॉइंट से एमसीक्यूज बनेगा, ध्यान से फोकस करना है। यहाँ कॉपुलेशन से क्या बनेगा, एक एग रिलीज होगा जो कि जाइगोट है। 2n स्टेज के अंदर क्रोमोजोमल कंपोजिशन होता है। बाहर की ओर एक क्या बना रहता है, कवच बना रहता है, सेल बना रहता है। इसी सेल में क्या होगा, सेल डिवीजन शुरू होगा। जाइगोट में होने वाले सेल डिवीजन को हम क्लीवेज विभाजन कहते हैं। क्लीवेज कैसा होता है, तो हम कहेंगे इनमें डिटर्मिनेटिव क्लीवेज होता है, अगेन एमसीक्यू बनता है। स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न होता है, अगेन एमसीक्यू बनता है। 16 सेल्ड स्टेज में जो एम्ब्रियो है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लास्टुला बोलते हैं। और इसी से किसका डेवलपमेंट होता है, रेबडीफॉर्म लार्वा, अगेन एमसीक्यू बनता है। एस्केरिज के लार्वा का नाम बताएं तो हम कहेंगे रेबडीफॉर्म लार्वा होता है। ये वाला रेबडीफॉर्म लार्वा कैसा होता है, नॉन इन्फेक्टिव होता है। ये कहाँ रहता है, अंडे के कवच में पैक्ड रहता है। फिर इसमें क्या होगा, मोल्टिंग होती है। मैंने कहा मोल्टिंग का मतलब क्या है, लार्वा के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर होती है। वो क्यूटिकल इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन वो मजबूती के कारण जब तक क्यूटिकल उसके ऊपर लगा हुआ है इसकी लार्वा की ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए क्यूटिकल को उतार दिया जाता है, शेडिंग कर दी जाती है, जिसको मोल्टिंग या निर्मोचन कहते हैं। उसे लार्वा ग्रो करके क्या बना रहेगा, इन्फेक्टिव स्टेज का लार्वा बन जाता है। जब ये ह्यूमन बीइंग परपोषी के शरीर के अंदर काम हो रहा है, जब ये उसके परपोषी मानव के मल के साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ बाहर रिलीज कर दिया जाता है वातावरण में, तो वातावरण में क्या होगा, रिलीज होने के बाद पानी के द्वारा या कंटामिनेटेड फूड या फ्रूट्स के माध्यम से ह्यूमन बीइंग की बॉडी में एंट्री कर जाएगा। अगेन नया होस्ट ढूंढेगा, नए होस्ट की इंटेस्टाइन में जाएगा, आंत्र में। वहाँ पे क्या होगा, इसके सेल को क्या कर देंगे, डैमेज हो जाएगा। सेल है डैमेज हो जाएगा, लार्वा फ्री हो जाएगा। ये लार्वा फ्री हो गया, यानी कि दीवार के अंदर बोरिंग कर देगा, छेद कर देगा और ब्लड में चला जाएगा। ब्लड के फ्लो के साथ कहाँ पहुँचेगा, हिपेटिक पोर्टल माध्यम से सिस्टम से चला जाता है लीवर में। फिर लीवर से माइग्रेशन शुरू करेगा हार्ट में, हार्ट से माइग्रेशन करेगा लंग्स में जाएगा। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि परपोषी के शरीर में एस्केरिस का माइग्रेशन कहाँ कहाँ होता है, सीक्वेंस से नाम बताएं। पहला होता है इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन, देन लीवर, देन हार्ट, और ये क्या होगा, लंग्स के अंदर। तो ये 4 नाम आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। क्रम को बदल दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर लंग्स के अंदर क्या होगा, सेकेंड और थर्ड मोल्टिंग होता है। थर्ड मोल्टिंग होने के बाद ये डेवलप हो गया। फिर ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, एल्वेलर सैक को छेद करेगा, श्वास नलिका में, वहाँ से आ जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से घूम करके चला जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में। फिर एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट 4th मोल्टिंग करता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अगेन रिप्रोडक्शन शुरू कर लेता है। तो इस तरीके से ये पूरा क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल चलता है। एग्जाम के अंदर जो मैंने आपको भी समझाया था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ द एस्केरिज, उसको, और ये जो लाइफ साइकिल आप बना देंगे तो आपको एग्जाम में कम से कम लिखना पड़ेगा, मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको इस डायग्राम में नहीं बताई है, अभी मैं आपको कुछ स्लाइड में बता दूंगा कि प्रिवेंशन कैसे करना है, रोकथाम के साधन इसके क्या होना चाहिए।
की दीवार के अंदर बोरिंग कर देगा, छेद कर देगा और ब्लड में चला जाएगा। ब्लड के फ्लो के साथ कहाँ पहुँचेगा? हिपेटिक पोर्टल माध्यम से सिस्टम से चला जाता है लीवर में, फिर लीवर से माइग्रेशन शुरू करेगा हार्ट में, हार्ट से माइग्रेशन करेगा लंग्स में जाएगा। अब एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि परपोषी के शरीर में एस्केरिस का माइग्रेशन कहाँ कहाँ होता है, सीक्वेंस से नाम बताएं। पहला होता है इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन, देन लीवर, देन हार्ट, और ये क्या होगा? लंग्स के अंदर। तो ये 4 नाम आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। क्रम को बदल दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर लंग्स के अंदर क्या होगा? सेकंड और थर्ड मोल्टिंग होता है। थर्ड मोल्टिंग होने के बाद ये डेवलप हो गया, फिर ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, एल्वेलर सैक को छेद करेगा, श्वास नलिका में, वहाँ से आ जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से घूम करके चला जाएगा एलिमेंट्री कैनाल में, फिर एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट 4th मोल्टिंग करता है, परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अगेन रिप्रोडक्शन शुरू कर लेता है। तो इस तरीके से ये पूरा क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल चलता है। एग्जाम के अंदर जो मैंने आपको भी समझाया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी ऑफ द एस्केरिस, उसको, और ये जो लाइफ साइकिल आप बना देंगे तो आपको एग्जाम में कम से कम लिखना पड़ेगा, मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको इस डायग्राम में नहीं बताई है, अभी मैं आपको कुछ स्लाइड में बता दूंगा कि प्रिवेंशन कैसे करना है, रोकथाम के साधन इसके क्या होना चाहिए।